धारा 341 के आप पक्ष में हैं या नहीं? किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि अगर कोई कन्वर्टेड लोग जो हैं, अगर इसके लिए बहुत धर्म बदला है उन्होंने, लेकिन सामाजिक तौर पर वो अभी पिछड़े या दलित सुप्रीम हैं। कोर्ट ने बहुत सारी प्रक्रिया में इस बात को माना भी है। एक जजमेंट में भी इसको कहा गया है कि कन्वर्जन करने से व्यक्ति का सोशल स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आता। पसमानदा आंदोलन और बहुजन आंदोलन कोई अलग आंदोलन नहीं है। दोनों की जो लड़ाई है वो एक ही मुद्दों पर खड़ी है, हक अधिकार की लड़ाई है। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनी थी उस समय से ये मामला चला था, और उस समय जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनी थी तो उस समय जो लीड करने वाले जो लोग थे उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया था कि इस्लाम में किसी भी तरह से गैर बराबरी का सिद्धांत या छुआछूत वाली या जिसके आधार पर शेड्यूल कास्ट को अलग से अधिकार मिले, इस तरीके से कोई असमानता वाली बात इस्लाम में नहीं है। हिंदू के नाम पर ब्राह्मणवाद थोपने का काम है। ये अधिकार लेने देने का मामला नहीं है, ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो प्रचार में वो मुद्दा ला रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की जब देने के हक अधिकार देने की बारी आती है वो सबके लिए एक ही पॉलिसी है। बीजेपी आरएसएस के लोग आदिवासियों के अंदर इस बात को लेकर दूसरा कार्यक्रम चला रहे हैं, और वो कार्यक्रम ये है कि जो कन्वर्ट हुए जो आदिवासी है, चाहे वो इस्लाम में गए हैं या क्रिश्चनों में गए हैं, उन आदिवासियों को जो कन्वर्ट हुए हैं उनको आदिवासियों के लिस्ट से निकाला जाए। वो एक साथ दोनों एजेंडे में काम कर रहे हैं। कल तक जो लोग भारत की डाइवर्सिटी पर जो सारा गर्व करते थे या उसको प्रिविलेज के रूप में दुनिया वालों को बताते थे, आज उसको खत्म करने के काम में वो क्यों लगे? हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रचार में लाया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। अभी 7 राज्यों में चुनाव है जहाँ बीजेपी की सरकारें बनी, और महाराष्ट्र में वो जो शिवसेना से अलग हुआ जो गुट है उसके साथ अलायंस में। अब इन 8 राज्यों में जो कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट में लगभग 132 मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें से 81 कैबिनेट मिनिस्टर अपर कास्ट है, सवर्ण है। तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच सुना होगा जब उन्होंने बजट रखा, उनके पूरे बजट में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द भी नहीं था कि किस तरीके से बीजेपी राज करने का काम कर रही है। वो पूरे देश का बजट रख रही है, किसी एक रिलीजन का या किसी एक वर्ग का बजट नहीं रख रही, मगर उनके पूरे स्पीच में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द भी नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि बहुजन आंदोलन के खास चेहरा हैं, जिनके विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं। कमलाकांत काले साहब हैं और वो इस वक्त बरेली में मौजूद हैं, और जल्दी ही वो बदायूं और इस परिक्षेत्र में एक बहुजनों के बीच में जो एक संगठन का जो काम है उसको विस्तार देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आपसे हम कई चीज़ों में काफ़ी समय से मिलने की जो प्रयास था हमारा कि आपसे बातचीत हो, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम इस वक्त देश और दुनिया में मौजूद हैं, और जिनके बेस पर या कहें जिनकी बैकग्राउंड में बहुजन राजनीति को बहुत कुछ अपना तय करना पड़ रहा है इस वक्त। तो इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बहुजन राजनीति के लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, बहुजन राजनीति के सामने वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा जो किए जा रहे, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के संविधान को, जो संविधान ने और राष्ट्र निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता की बात उस समय जो बनाई थी, आज संविधान खतरे में डालने की बात की जा रही है। संविधान की जो मौलिक धारणाएं थी, उन सारी मौलिक धारणाओं के विरोध में जाकर सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही है। इसमें केवल ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, तो सारी की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं जिनके ऊपर इस लोकतंत्र की संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता खोने की कगार पर है। और जैसे आपने कहा कि मैं तो इससे आगे वाली बात कहता हूँ कि आज भारत में एक अनडिक्लेयर पॉलिटिकल इमरजेंसी भारत में लागू कर दी गई है। एक अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति भारत में है, और ये बहुत बड़ा संकट भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए है। और इन चीज़ों के लिए देश के सारे बहुजन समाज के लोगों को मिलकर इसका प्रतिरोध करने की ज़रूरत है। जब बहुजन समाज की जब आप बात करते हैं, बहुजन राजनीति की, बहुजन संगठनों की बात करते हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि कई संगठन और पार्टियां हमको दिखाई देते हैं जो कि लगभग कमोवेश एक जैसी ही बात कर रहे होते हैं। तो इनको लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करके करें, उसको कैसे समझें उसको? देखिए, हर संगठन को
उसका एक उद्देश्य विचारधारा, उसका एक कार्यक्रम होता है और जिन उद्देश्य विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर वो आगे बढ़कर समाज के अंदर जाकर जागरण प्रबोधन का या जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उस लाइट में काम करते हैं, तो उसी दिशा में वो संगठन आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि इतने सारे बहुजन समाज के संगठन हैं, तो उस स्थिति में समाज के जो बहुजन आंदोलन के लिए काम करने वाले संगठन हैं, उन्हें अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर अपनी एक मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो इस बात के लिए हम लोग सामने से पहल कर रहे हैं। इसके लिए आपकी ओर से क्या पहल है जो कि सबका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक प्लेटफॉर्म पर आए? जैसे अभी देश में, जैसे मैंने बात कही कि संविधान खतरे में है, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को पूरी तरह से ख़त्म करने की या एक तरह से मनुस्मृति की व्यवस्था लागू करने की जो बात की जा रही है, तो उसको बचाने के लिए जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिनके लिए संविधान हक अधिकार का दस्तावेज है, उन सारी संगठनों को मिलकर इसके लिए पहल करने की ज़रूरत है। हम यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से समाज के सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुजन समाज के जो संविधान को बचाने के लिए पहल कर रहे हैं, उन सारे संगठनों को साथ में लेकर एक बड़ा उसके लिए एक संघर्षणात्मक आंदोलनात्मक कार्यक्रम बनाने की तैयारी में। अच्छा, यूनिटी ऑफ मूल निवासी का जो गठन है ये मेरे ख्याल से साल भर पहले की घटना है जी। तो इसमें यूनिटी ऑफ मूल निवासी और दूसरे भी कुछ और संगठन हैं जी, उनके बीच में क्या तालमेल है? अभी हम लोग यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से समाज के अंदर के जो हजारों संगठन हैं जो इस विचारधारा को लेकर, महामानवों को लेकर अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक काम करने का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर रहकर वो इसी महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हैं। उनके काम करने के एरिया जो है, कोई तहसील में, कोई ज़िले में, कोई स्टेट लेवल पर है, कोई किसी एक पर्टिकुलर जाति विशेष के आधार पर बना है, कोई वर्ग विशेष के आधार पर बने हुए संगठन, ऐसे हजारों लाखों संगठन समाज में काम कर रहे हैं। और उनके पास में जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए हमारे महापुरुषों को लेकर जो स्पष्ट उद्देश्य विचारधारा होनी चाहिए, उस लेवल पर उनको तैयार करना और उनके माध्यम से एक बड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर, एक कॉमन एजेंडा बनाकर लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके साथ संपर्क संवाद करने का अभियान बना रहे हैं। और उन्हीं सारी संगठनों को जोड़ने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से हमने बनाया। पिछले कुछ समय से एक और आंदोलन दिखाई दे रहा है जिसको कि नाम दिया गया है पसमानदा आंदोलन जी, मुस्लिमों के बीच में है जी। और उनका मानना यह है कि जिस तरह से बहुजनों के बीच में ये बात आती है कि एक ऐसा वर्ग है जो बाकी मूल निवासी जो समुदाय है उसको हमेशा जो है दबाता रहा है, उसको शोषित करता रहा है। ऐसे ही उनका मानना है कि मुस्लिमों के बीच में एक अशराफ तबका है जो कि सवर्ण है बेसिकली एक तरह से, और बाकी सब मूल निवासी ही हैं और 90% से ज़्यादा लोग जो वो मूल निवासी हैं उनको ही हक मिलना चाहिए। बाकी उनका बिल्कुल नेचर जो अशराफ है वो बिल्कुल ब्राह्मणवादी किस्म के हैं जी। तो पसमानदा आंदोलन और बहुजन आंदोलन में क्या फ़र्क है आपकी नज़र में लगता है? पसमानदा आंदोलन और बहुजन आंदोलन कोई अलग आंदोलन नहीं है। दोनों की जो लड़ाई है वो एक ही मुद्दों पर खड़ी है, हक अधिकार की लड़ाई है। और समय समय पर संवैधानिक प्रक्रिया को भी अगर आप जानेंगे तो चाहे मंडल कमीशन की बात हो, तो मंडल कमीशन ने भी अधिकारों की बात कही थी कि भाई ये जो बैकवर्डनेस जो है भारत में, ये जो सोशल बैकवर्डनेस है, ये सोशल बैकवर्डनेस रिलीजन के आधार पर नहीं, तो यहाँ की जो सोशल सिस्टम है वो जाति व्यवस्था के आधार पर ये बैकवर्डनेस आया है। तो इसको रिलीजियस बैकवर्डनेस के तौर पर नहीं देखा जा सकता, ये बेसिकली सोशल बैकवर्डनेस है। और इस सोशल बैकवर्डनेस के विरोध में मिलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो संविधान बनने की प्रक्रिया में भी ये मुद्दे उठे थे, जो अलग अलग कमीशंस बने उस कमीशन में भी ये बात कही गई थी। और उन अधिकारों को देने के लिए जो प्रक्रिया संविधान के अंदर थी या कालिलकर कमीशन के बाद में जो मंडल कमीशन बना उसमें भी इस बात को उठाया गया था कि जो भी सोशली बैकवर्ड है, उन सारे सोशल बैकवर्ड वाले जो डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड है, उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए एक, जिसको हम ये कहें कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। जो बहुजन राजनीति में जो बात कही जाती है कि हमारी जो एकता है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी की बात कही जाती है, लेकिन वहाँ पर वो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी में भी ये माइनॉरिटी के साथ साथ उनको पसमानदा मुस्लिम के बारे में स्पष्ट बात करनी चाहिए, क्योंकि देश में जो माइनॉरिटी के नाम पर अगर कहें कि जो बड़ी कम्युनिटी है वो मुस्लिम ही है, जो मूलतः जो है जो राजनीति का केंद्र में बनी रहती है।
तो ऐसे में क्योंकि पसमानदा समाज एक अलग समाज है, उसमें क्योंकि जब माइनॉरिटी कह देते हैं तो उसमें अशराफ भी आ जाते हैं, उसमें सवर्ण समाज भी आ जाता है मुस्लिमों का। तो वो कहते हैं इस चीज़ को बहुजन आंदोलन इग्नोर करता है। उनकी जितनी भी टॉप बॉडीज़ में अगर माइनॉरिटी के नाम पे कोई होता है तो कोई अशराफ बैठ जाता है उसमें आके, वो कोई मतलब इस लेवल के लोग होते हैं, अशराफ होते हैं। ऐसा तो हमारा कोई अनुभव नहीं है। आपके साथ में कोई ऐसे मुस्लिम ऐसा कोई अनुभव हमारे पास में नहीं है। और जैसे आपने कहा कि ये जो पिछले दिनों मौलाना नौमानी थे, वो जो बात अभी जो आप पूछ रहे हैं कि भाई बहुजन आंदोलन में पसमानदाओं की कोई अलग से बात नहीं होती, तो ऑलरेडी मंडल कमीशन के लिस्ट में बहुत सारी मुस्लिम्स की जो कास्ट है वो ओबीसी की लिस्ट में डाली गई है। आप उत्तर प्रदेश की भी अगर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो मेरी जानकारी में लगभग 24 ऐसी जातियाँ जो है कि उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इस चीज़ में जो धारा 341 की बात वो जो विरोध होता है कि जैसे बाकी धर्मों के लोग अगर कन्वर्टेड होते हैं तो उनको लाभ मिलता है, लेकिन ईसाई मुसलमानों को नहीं मिलता। इसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनी थी उस समय से ये मामला चला था, और उस समय जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनी थी तो उस समय जो लीड करने वाले जो लोग थे उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया था कि इस्लाम में किसी भी तरह से गैर बराबरी का सिद्धांत या छुआछूत वाली या जिसके आधार पर शेड्यूल कास्ट को अलग से अधिकार मिले, इस तरीके से कोई असमानता वाली बात इस्लाम में नहीं है। तो जब ये लेकिन सामाजिक तौर पर तो है ये, तो जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकली थी उस समय ये बात, उस समय कांग्रेस के द्वारा या उस समय जो लीड करने वाले जो लोग थे उनके द्वारा ये आर्गुमेंट, क्योंकि संविधान सभा में भी इसको लेकर काफ़ी बहसबाजी हुई थी। क्रिश्चियनों को लेकर भी यही मुद्दा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उस समय जब 1935 का सेकंड इंडिया एक्ट बना था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उस समय क्रिश्चियनों को 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट से ही शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से बाहर करके रख दिया था। मुस्लिम्स तो बहुत बाद में, मतलब हम ये कहें कि 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के प्रक्रिया में रहे, मगर एससी की जो लिस्ट सेकंड इंडिया एक्ट के दौरान बनी थी उसी समय क्रिश्चियनों को उससे बाहर रखने का बाकायदा उस ऑर्डर में कहा गया था। सेकंड इंडिया एक्ट में उसको बाकायदा अंग्रेज़ों ने नोटिफाई किया था। नहीं, जैसे उनके सैद्धांतिक तौर पर इस्लामिक उसमें नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही तो जो बौद्ध और दूसरे हैं उनमें भी नहीं है जिनको ये मान लिया गया है। उसके लिए वो व्यवस्था उसका भी अलग से किया गया कि जो बाद में कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट और लोगों के लिए उसके लिए व्यवस्था की गई बाकायदा। उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था उसमें अमेंडमेंट किया गया 1956 के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कन्वर्जन हो उसके बाद ये प्रक्रिया हुई थी। हाँ, मतलब उनके लिए वो लाभ मिल गया जी। और बाकियों की तो अब धारा 341 के आप पक्ष में है या नहीं? किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि अगर कोई कन्वर्टेड लोग जो हैं अगर इसके लिए बहुत धर्म बदला है उन्होंने, लेकिन सामाजिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी प्रक्रिया में इस बात को माना भी है। एक जजमेंट में भी इसको कहा गया है कि कन्वर्जन करने से व्यक्ति का सोशल स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आता। चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और धर्म के आधार पर या किसी विशेष के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 14 का बेसिक वायलेशन है। अब इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मिलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कन्वर्टेड जो मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, वो पिछले 70 सालों से अधिकारों से वंचित है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, मगर उसके लिए ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, जुडिशरी इसमें जो है वो जो रोल प्ले करती है वो रोल प्रो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, जो गवर्नमेंट का पिछले 70 सालों से स्टैंड रहा है उसी तरीके से ये जुडिशरी भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये मामला जुडिशियल नहीं है, ये पॉलिटिकल मामला है और इसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब हम यही जानना चाहते हैं कि क्या यूनिटी ऑफ मूल निवासी के एजेंडे में ये जी बिल्कुल शामिल या नहीं है? जो मुद्दे हमारे लोगों के हक अधिकार के हैं उन अधिकारों के लिए हम लोग पहल करके इन चीज़ों के कह रहे हैं, और हम तो उससे आगे वाली बात कह रहे हैं कि भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए। जब तक भारत में जाति आधारित गिनती नहीं होगी तब तक भारत के हर जाति का आज़ादी के 75 साल के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके पास असेट कितनी, एजुकेशन कितनी, नौकरियों में कितनी है, उसके पास जो रिसोर्सेस है वो कितने हैं, उसका एक आईना कास्ट बेस्ड सेंसस के माध्यम से लोगों के सामने आएगा। और फिर उसके आधार पर हम ये बात का बहुत सारे लोगों के द्वारा हमारी तरफ से भी इस बात को बहुत बार कहा गया है कि भारत में 100% रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की जाए और जितने भी सोशल ग्रुप है
क्योंकि भारत की सोसाइटी ये होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है, ये हिट्रोजेनियस सोसाइटी। विद इन द रिलीजन भी यहाँ पर अलग अलग तरीके जो सोशल क्लासेस है उसके आधार पर बना हुआ है। उन चीज़ों को दूर करने का एक ही तरीका है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो, उसमें जो सोशल सेक्शंस हमारे सामने आते हैं उसके आधार पर हर जो सेक्शन है, जो डिप्रेस क्लास का जो सेक्शन है, उसको उसकी संख्या के अनुपात में 100% रिजर्वेशन की पॉलिसी के तहत रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और वो केवल सर्विसेज या एजुकेशन तक सीमित ना हो, क्योंकि आज गवर्नमेंट सेक्टर कम होता गया। एजुकेशन सेक्टर में भी क्या हो गया है कि एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट का था उससे पैरेलल या उससे ज़्यादा बड़ा प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में केवल गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बात हो, उससे उनका पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी स्टेट के अंदर है उन सारे स्टेट के अंदर की चलने वाली सारी प्रक्रिया में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को होना चाहिए और इसमें किसी का कोई किंतु परंतु होने की बात नहीं। कर्नाटका में अभी हाल में ही जो है एक सेक्शन 2 भी हटाया गया है, जो कि मुस्लिम होने के नाम पे जो आरक्षण रहा है उसको हटाया। इस पर काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो उस विरोध को आप कितना जायज़ मानते हैं कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण है वो जो कर्नाटक का जितनी बात कही सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर सेंसस और रिजर्वेशन की बात कही, ये क्योंकि धार्मिक आधार पर क्या वो हट गया है, तो इसका विरोध और या जो है समर्थन क्या जरूरी है इस पर? अब कर्नाटका में चुनाव है तो चुनाव में ध्यान में रखकर ये सारी बातें की गई। कर्नाटका में लिंगायतों को या ओकालिंगाज को वो 2% उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मुस्लिम्स को EWS के रिजर्वेशन में डाल दिया। अब EWS के रिजर्वेशन में डालने के लिए उन्होंने कोई आधार दिया कि इसके आधार पर हम लोग डाल रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें जब EWS के रेफरेंस में जब बात चली थी कि भाई सेंटर के लिस्ट में EWS में किस में लिया जाए, तो वही बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उसका उस समय क्या स्टैंड था। ये जो डिसीजन वहाँ पर लिया गया है वो वहाँ जो चुनाव हो रहा है, असेंबली चुनाव हो रहा है, उसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब EWS के नाम पर मुस्लिम्स रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो बीजेपी वहाँ पर जो लिंगायतों का जो वोट बेस है या ओकालिंगा का जो वोट बेस है उसको प्लीज करने की दृष्टि उससे चीज़ की जा रही है। कल आपने देखा होगा कि CM ने जो डिसीजन लिया तो होम मिनिस्टर ने उसका समर्थन वहाँ जाकर किया। होम मिनिस्टर वहाँ जाकर ये चीज़ कर रहा है, अगर ये गलत है या उन चीज़ों से विरोध में है और होम मिनिस्टर उसके समर्थन में जाकर काम कर रहा है, तो सीधा सीधा ये चुनाव को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय हैं। कर्नाटका के पास में अपनी खुद की रिजर्वेशन पॉलिसी थी, अब उन्होंने उसमें से मुस्लिम्स हटा दिए, जो दूसरे जो लोग थे उसको भी हटा दिया, मगर वो जो स्टेटस जिसका आपने बात कही वो वही अभी भी उसको गवर्नमेंट ऑर्डर में वही है। सामाजिक आधार पर बना रहे, अगर ये हट भी जाता है तो कोई फर्क पड़ता है इससे? अब उसको राजनीति के लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अगर हम कहें जो दूरगामी दूरगामी होगा उसमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है उसको वो अपने तरीके से बदलने के काम कर रहे हैं। किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन के लिस्ट में लेना है या उसका शेड्यूल चेंज करना है तो उसके लिए बाकायदा एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किए बगैर आप उसको कर नहीं सकते। आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी पूरे देश भर के रिजर्वेशन शेड्यूल को डिस्टर्ब करने के काम में लगी। कर्नाटका में इसके बहुत सारे मामले सामने आए। वहाँ अभी लिंगायतों के अंदर का एक जो सेक्शन है, वो एक सेक्ट है, वो सेपरेट रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, उसकी अलग से प्रक्रिया है, वो उसके लिए वहाँ पर प्रेशर करने के काम में है। ओकालिंगास की ज़्यादा डिमांड है कि भाई हमारा रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए। लिंगायतों की मांग है अलग से अपना कोटा बढ़ाने की मांग की जाए, तो इसके लिए प्रक्रिया भी है। अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर अगर इस तरीके से रिजर्वेशन को शेड्यूल को बदलते हो तो चुनाव के बाद में, चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया अगर चलती रही तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको ख़त्म करके चीज़ें की जा रही है। नहीं, संवैधानिक लिहाज से तो जो है ये किसी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात ही नहीं। संविधान में ऐसे कहा नहीं दिया जा सकता। क्या धार्मिक आधार पर दे सकते हैं? आर्टिकल 14 ये बात कहता है कि किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकार रिजर्वेशन को आप रिजर्वेशन के रूप में क्यों देखते हैं? उसका रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखिए। आज मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। नहीं, एक मुस्लिम बतौर, जैसे आप जब हिंदुइज्म की जब बात कर रहे होते हैं तो आप हिंदुइज्म नहीं होता है फिर वो बेसिकली जब बहुजन और उसकी राजनीति की बात होती है तो इसका मतलब हम
ये देखते हैं कि हिंदू के नाम पे एक दूसरी चीज़ चल रही है, लेकिन असल में जिनको ज़रूरत है वो तो सामाजिक तौर पर वंचित लोग हैं। नहीं, तो वो मैं वही बात कह तो रहा हूँ ऐसे कि क्या मुसलमानों में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन वाली बात, उसमें जो रिलीजन के आधार पर वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि रिजर्वेशन जो हो या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट जो है ये रिजर्वेशन के या अलग अलग रूप के माध्यम से दिए जाते, उसके लिए रिलीजन के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए। रिलीजन के अंदर ही तो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया वाली बात है। एक्सेप्ट जैसे मान लीजिए कि सैद्धांतिक तौर पर इस्लामिक उसमें नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सोशली तो ये सारी चीजें स्पष्ट है। तो बहुत सारे कमीशनों ने रिजर्वेशन मिला हुआ, बहुत सारे जो कमीशन बने, कमीशन ने इसको आइडेंटिफाई किया और कमीशन ने ही उसको उस लिस्ट में भी डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश के लिस्ट में 24 के करीब जातियाँ ओबीसी की लिस्ट में है। तो जब है कमीशन बनाते समय मंडल कमीशन ने बाकायदा इसका सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में उसको इसके लिए माना गया। ओबीसी का ये जो 52% का जो आंकड़ा है उसमें इसको काउंट करके किया गया है। मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन है, जातिगत तौर पे भेदभाव है वहाँ? सोशली जो सिस्टम है, उस सोशल सिस्टम के आधार पर ये सारा भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए दोनों स्तर पर पहल करने की ज़रूरत है। विद इन द रिलीजन भी इसके लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्टेट पॉलिसी में भी इसमें ज़रूरत है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये एजेंडा भी इस वक्त फिर से है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से बहुजन राजनीति या कहें पसमानदा राजनीति या जो भी यहाँ का बहुजन समुदाय है, पसमानदा समेत जो बहुजन है, क्योंकि हम तो उसको उसी में ही काउंट करेंगे, तो उनके लिए इसका लाभ है या कोई नुकसान है, क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इसको आरक्षण के साथ में जोड़कर या जो जिस तरीके से आपने बात की बहुजन राजनीति की, तो ये मूलतः जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस देश के माइनॉरिटीज़ को दी गई थी उसके विरोध में। आदिवासियों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी, सेपरेट कोड उनके लिए था, शेड्यूल कास्ट के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये दी गई थी। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को ख़त्म करके एक तरह से जैसे प्रोपेगेंडा भारत में किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, उसी तरीके से एक मिस प्रोपेगेंडा जो है इसके नाम पर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को आरक्षण के साथ में जोड़कर देखते हैं, उसका प्रचार गांव देहातों में इसी तरीके से किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो आरक्षण चला जाएगा, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, मगर व्यवहार में उसका हिडन एजेंडा जो है अलग ही है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से सरकारों के द्वारा अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को थोपने के लिए अपने कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो किसी भी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सरकारें हैं जिनके पास संविधान के आधार पर काम करना चाहिए, वो उन सारी चीज़ों के विरोध में जाकर काम कर रही है। अभी जैसे वंदे मातरम का मामला आया, योगा का मामला आया, बहुत सारे ऐसे मामले थे कि भाई इंटरनेशनल योगा डे मनाने के समय में उन्होंने उसके लिए कंपल्सन की बात कही, वंदे मातरम की बात हुई। अपनी आइडेंटिटी जो है उसको थोपने के काम पर वो सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल करने के काम में लगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। मतलब बेसिकली आपका कहना है कि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने की, वो हिंदू के नाम पर ब्राह्मणवाद थोपने का काम है और उसके नाम पर जो सारी चीज़ें, कल तक क्या होता था कि भारत की ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी के ऊपर वो गर्व करते थे कि ये जो है ये डाइवर्सिटी है और इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इतने सारी विशेषताएं वाले लोग हैं, यही भारत की विशेषता है। कल तक जो लोग भारत की डाइवर्सिटी पर जो सारा गर्व करते थे या उसको प्रिविलेज के रूप में दुनिया वालों को बताते थे, आज उसको ख़त्म करने के काम में वो क्यों लगे? वो भारत में अपना व्यवस्था जो है, हिंदू के नाम पर ब्राह्मण का राज जो है वो थोपने के काम में लगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रचार में लाया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। अभी 7 राज्यों में चुनाव हुए जहाँ बीजेपी की सरकारें बनी और महाराष्ट्र में वो जो शिवसेना से अलग हुआ जो गुटे उसके साथ अलायंस में। अब इन 8 राज्यों में जो कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट में लगभग 132 मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें से 81 कैबिनेट मिनिस्टर अपर कास्ट सवर्ण है और 85% लोगों में से केवल 41 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है 85 समूह से, मतलब जो है जिनके वोटों से उन्होंने सरकारें बनाई वो 41 है।
यानी 2/3 कैबिनेट का जो बर्थ है, कैबिनेट का जो रैंक है, हाई रैंक के जो पोर्टफोलियो है, वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर भी सवर्णों के नाम पर जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया है कि पिछले 5 सालों में हाईकोर्ट में कितने जजेस अपॉइंट हुए, उसमें SC/ST का, OBC का क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़े दिए कि 79% जजेस अपर कास्ट के हाईकोर्ट में लिए गए, और यही हाईकोर्ट में लिए गए जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब 15% लोगों का 80% के करीब का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर कब्जा है, और SC/ST OBC के लोगों का हाई कोर्ट में जो लोअर कोर्ट माना जाए, इसमें भी, उसमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो हिंदू के राष्ट्र के नाम पर किसका प्रचार हो रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है। अब ये जो सारा तथ्य है, ये जो सारी जानकारी है, ये जब लोगों के पास जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या हो रहा है। बजट रखा गया, उस बजट में आप जो बात कह रहे थे कि भाई किस तरीके से सरकारें काम करती है, तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच सुना होगा जब उन्होंने बजट रखा। उनके पूरे बजट में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द भी नहीं था, क्योंकि वो विषय से विस्तारित डाइवर्ट हो जाता, इसलिए मैंने उस बात को बोला नहीं था कि किस तरीके से बीजेपी राज करने का काम कर रही है। वो पूरे देश का बजट रख रही है, किसी एक रिलीजन का या किसी एक वर्ग का बजट नहीं रख रही, मगर उनके पूरे स्पीच में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द भी नहीं था। माइनॉरिटीज़ के लिए जब वो शब्द ही नहीं कह रहे, तो उनके बजट एलोकेशन, उनके एम्पावरमेंट, उनकी जो हिस्सेदारी बजट में होनी चाहिए, कहाँ से होगी। आप जानते हैं स्कॉलरशिप में कितना कट ऑफ किया गया, माइनॉरिटी के कौन कौन सी स्कीमों को उन्होंने कट ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू की, किस तरीके से उसमें वो अपना एजेंडा लागू करने के काम में है, तो नाम तक लेने के लिए राजी नहीं है। उसमें SC/ST का, OBC का भी क्या मामला रहा। मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा वोट डालने वाला जो होता है कि भाई उनको वोट डालता है, केवल उनके स्पीच में 2 बार उसका नाम आया। बैकवर्ड क्लासेस का 2 बार ही उन्होंने उल्लेख किया। तो जिनके नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं, या जिनको हिंदू के नाम पर वो लेते, मिडिल क्लास उनको वोट डालता है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग उनको वोट डालते, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उनके वोट के आधार पर बनाते। तो उन लोगों को भी उन्होंने उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उनकी पॉलिसी में सारा रिफ्लेक्ट होता है। अब ये जो आपने डीलिस्टिंग की जो बात कही, या 341 या 342 के रेफरेंस में बात आई, तो आदिवासियों के अंदर इसी के लेवल पर वो बात कर रहे हैं। जैसे आप इधर ये बात कह रहे हैं कि भाई पसमंदाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी RSS के लोग आदिवासियों के अंदर इस बात को लेकर दूसरा कार्यक्रम चला रहे हैं। और वो कार्यक्रम ये है कि जो कन्वर्ट हुए जो आदिवासी है, चाहे वो इस्लाम में गए हैं या क्रिश्चनों में गए हैं, उन आदिवासियों को जो कन्वर्ट हुए हैं उनको आदिवासियों की लिस्ट से निकाला जाए। वो एक साथ दोनों एजेंडे में काम कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में उन्होंने आदिवासियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया। 20 ऐसे सम्मेलन पूरे देश भर में करने की उनकी प्रक्रिया है। और उस आदिवासियों के सम्मेलन में जो बैनर पीछे लगाया था, उसमें नारा क्या लगाया था उन्होंने, जो भोलेनाथ के साथ नहीं वो मेरे जात का नहीं। अब आदिवासियों के कार्यक्रम है और उसमें बैनर क्या लगा है, जो भोलेनाथ के साथ नहीं वो मेरे जात का नहीं। और वहां उन्होंने ये बात की कि जो आदिवासी कन्वर्ट होकर गए हैं और उन लोगों को उसमें से निकाला जाए। तो इधर हम शामिल करने की बात कर रहे हैं, उधर निकालने की प्रक्रिया चला रहे। इधर पसमंदाओं को अधिकार देने की बात कहते हैं और उधर उनके ही संगठनों के द्वारा जो आदिवासी क्रिश्चियन बने हुए, जो आदिवासी मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, उनको आदिवासियों के लिस्ट से निकाला जाए, इसके लिए भी वो आंदोलन चलाने के काम में। अभी तो भोपाल का कार्यक्रम हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले 20 बड़ी रैलियां उनके करने की प्रक्रिया है। तो ये अधिकार लेने देने का मामला नहीं है, ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो प्रचार में वो मुद्दा ला रहे हैं। जब फसाद होते हैं, जब कम्युनल राइट्स होते हैं, तब क्या परिस्थिति होती है। आपके पास वो सारा मामला होगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या उससे पहले वाला मामला, कमीशन जो अलग अलग बने, उसमें भी उठाकर देख लीजिए कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की जब देने के हक अधिकार देने की बारी आती है, वो सबके लिए एक ही पॉलिसी है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो जो पैरेलल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उन सारे अधिकारों और या उनकी मांगों को स्पष्ट करना तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए बहुजन आंदोलन की ये जिम्मेदारी है कि वो उन मांगों को जिसको लेके वो जो है एक तरीके से उनको मूर्ख बना रहे हैं, उनको स्पष्ट करें और अपने एजेंडे में, अपनी डिमांड, अपने कार्यक्रम में शामिल रखें। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं, हमारा तो काम करने ये अक्सर, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, बहुजन आंदोलन अभी ये चल रही है, जो EVM भंडाफोड़ यात्रा चल रही है। मैं एक भाषण सुन रहा था उसमें, बामने श्याम साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि
मुसलमानों को हमारा साथ देना चाहिए। इसका उन्होंने ये जो लॉजिक दिया कि क्योंकि मुसलमान तो 47 से मजलूम हैं और हम तो सैकड़ों वर्षों से या हज़ारों वर्षों से मजलूम हैं हम लोग, और इस वजह से उनको मजलूमों का साथ देना चाहिए। इस बात से जो मुझे लगा कि वो ये कि मुस्लिमों के बीच में जो पसमानदा हैं, जो कि बेसिकली मूल निवासी हैं, क्या उनको ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो भी हज़ारों वर्षों से ही हैं? भाई वो पहले वहाँ पर उत्पीड़ित थे, अब इधर आकर भी उत्पीड़ित ही हैं, तो वो तो हैं तो आपके ही साथ लगे हुए। तो मजलूम वो 47 से कहाँ हुए, वो तो पहले से ही आपके साथ में ही हैं। तो ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। अभी आपने जवाब दे दिया तो इसमें सवाल क्या रह गया? तो नहीं, सवाल नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़े स्तर पर ये इस तरह का जब डिफरेंस क्रिएट होता है, तो फिर उस सेक्शन को ये लगता है कि हमें जो फ़ायदा दे रहा है तत्काल तौर पर, जो हमारी पीठ पे हाथ रख रहा है, हमें उसके साथ में हो जाना चाहिए। अब वो भले ही दूसरे पॉलिटिशियन की भले ही ये राजनीति का हिस्सा हो, लेकिन उसको तो ये फील होगा ही। तो इस मुद्दे को जो स्पष्ट ना होना बहुजन आंदोलन की तरफ से, ये इससे एक नुकसान होता है, ऐसा कई बार दिखाई देता है ये, और ये पसमानदा आंदोलन इसी रूप में बार बार सवाल उठाता भी है ये। जी, क्योंकि ये हमने इस रूप में देखा है। अच्छा, एक महाराष्ट्र की बात जब ये अभी आपने जिक्र भी किया, महाराष्ट्र की कुछ चीज़ों को लेकर खास तौर पर 2 चेहरों को लेकर हम आपकी राय थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे एक प्रकाश अम्बेडकर साहब थे, क्योंकि वो एक समय रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के हिस्से को लेकर शिवसेना से नाराज़गी भी रही, उनकी तमाम चीज़ें रहीं। अभी पिछले दिनों उनकी एकता भी बनी है शिवसेना के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? ये वो उनकी शिवसेना के साथ में किस मुद्दों को लेकर अलायंस हुआ या रजामंदी हुई, उसके बारे में तो वही उसकी जानकारी दे सकते हैं। आंदोलन की दृष्टि से हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो महाराष्ट्र की जो सोशल बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में दोनों काफ़ी समय से राजनीति में रहे हुए, तो उनका पूर्व अनुभव लोगों को है। बहुजन राजनीति से इसका कोई खास वो नहीं है। अब वो इससे पूर्व में भी ऐसे उनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो प्रकाश अम्बेडकर जी ने किस मुद्दों के आधार पर शिवसेना से बात की है, तो उन्होंने उसी बात में उस समय भी ये कहा था कि अलायंस हमारा केवल शिवसेना के साथ है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बनी थी उसमें हम शामिल नहीं हैं। तो उनके अपने सोचने के तौर तरीके हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय बनाया होगा। उसके पीछे क्या उनके कारण बने होंगे, वो तो जब सीटों का बंटवारा होगा, जब वो चीज़ें चलेगी, तब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्टता से सामने आएगी। अभी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई कारण नहीं। अच्छा, एक दूसरा उन्हीं के, क्योंकि उनके पारिवारिक बैकग्राउंड से भी जुड़े हुए, और दूसरी राजनीति में एक चेहरे के तौर पर उनका भी नाम क्योंकि अहम है, अनंत तेलतुंबड़े साहब। तो अभी पिछले कोरोना पीरियड में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी 14 अप्रैल को जी, और अभी 6 दिसंबर को शायद उनकी रिहाई हुई थी। बाबा साहब की जयंती पर जो है उनकी गिरफ्तारी है और उनके निर्वाण के समय। ये भी एक कोइंसिडेंस है। हाँ, कोइंसिडेंस है। तो उनका एक अपना पॉलिटिकल व्यू, वैसे क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय ऐसे कोई डोमेन में ऐसे कोई नेता हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी जो पॉलिटिक्स की जो कहें जो समझ है, वो मुझे लगता है बाकियों से थोड़ा सा अलग लगती है मुझे। तो वो क्या अलहदा क्या है? किस संदर्भ में? किस संदर्भ में? मतलब ये कि जैसे कि बहुजनों के मतलब कहें कि उनका आंदोलन कैसे चलना चाहिए, उनका पॉलिटिकली जो वो लगता है वो उससे काफ़ी एक उनको लगता है जातिगत पहचान के आधार पर आंदोलन नहीं चलना चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से। उनके ऊपर जो इस विचारधारा का प्रभाव है, उस विचारधारा के आधार पर वो उस तरीके से सोचते हैं। आपको पता होगा कि जब भीमा कोरेगांव में 2018 में फसाद हुआ था, तो उस समय उन्होंने ही एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो घटना भीमा कोरेगांव में जो लड़ाई हुई है, ये घटना हुई नहीं थी। बाबा साहब ने इसको लोगों को सामने रखने के लिए कहा। उन्होंने मीथ शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था कि ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं। अब जो इतनी बड़ी घटना के बारे में इस तरीके से उनका अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो बाकी चीज़ों पर उनकी कोई प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उनका मानना है कि वो भीमा कोरेगांव का लड़ाई हुआ ही नहीं था, उन्होंने उसके ऊपर ऐसा कोई मतलब कोई जंग हुई नहीं, फैक्ट हुई नहीं थी। बाबा साहब ने लोगों को बताने के लिए सारी बातें कही, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, ऐसा उनका आर्टिकल कहीं किसी अखबार हाँ, वगैरह में आया।
आप पढ़ अच्छा, लीजिए, चलिए, सोशल मेरी जानकारी मीडिया नहीं है, पढ़ इसलिए मैंने लीजिए। आपसे पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया।